जिन लोगों ने CDS 2 2023 का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं CDS 2023 के उसको डिस्कस करेंगे और उनके सोर्सेज भी जानेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर पूछे तो पूछे कहाँ से हैं यूपीएससी ने। आपको बहुत सारी आंसर्स की मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट उनमें वो आंसर्स जस्ट गूगल करके बता रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो कहाँ से लिए हैं यूपीएससी ने और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि दोस्तों जो 99% क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे हमारे पेपर के अंदर, और 99% क्वेश्चन हमारे इन दो बुक से पूछे गए हैं, जो कि हमारे साइंस की NCERTs हैं, क्लास 9th की और क्लास 10th की सॉरी, राइट। सो आइए हम एक एक क्वेश्चन को उठा के देखते हैं और उनका सोर्स मैं आपको पेज बाय पेज दिखाता हूँ कि ये कहाँ से उठाई है, कौन सी लाइन है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख लो। जो पहला क्वेश्चन आया है, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू हिज आई बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। द पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट कुड बी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लार्ज, इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है डिट्टो आपका यहाँ से उठाया गया इस पैराग्राफ से, जो कि 9th क्लास की NCERT है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, मायोपिया। पहली बात तो ये जो डिजीज़ है ये मायोपिया है, आपको पता ही होगा कि जिसमें हम अपनी पास की चीज़ें देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। तो यहाँ पे भी देखो आप, डिट्टो लाइन बाय लाइन चिप रखा है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, और यहीं से हमारा जो 1 और 4 ऑप्शन है वो सही हो जाता है और ये हमारा आंसर सही हो जाता है, राइट। तो ये देख सकते हो आप कितना डिट्टो लाइन बाय लाइन NCERT के थ्रू ही पूरा का पूरा हमारा साइंस का पेपर आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं पूरा पूरा डायग्राम है, वो एक पूरे पेज में फिट नहीं आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्रामेटिकली भी होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये बोल रहा है कि एक कनकेव लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर एंड इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे कोई वो ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी डिस्टेंस तो उस पर इमेज बन रही है, राइट। तो उसने बताया कि इसकी पोजीशन क्या होगी। अब देखो दोस्तों, ये अगर आपको ये चार्ट पता है तो आपको ये आप चाहो तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, उससे भी कर सकते हो। लेकिन उससे करना क्यों है, आप अगर आपको ये वाला चार्ट याद है तो देखो, ये कनकेव मिरर का चार्ट है। आपको पता है कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज हमारी ऑब्जेक्ट हमारा है तो इमेज हमारी बनती है फोकस पे, राइट। अब अगर फोकस पे होगी तो हमारी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और यही इसका आंसर है। सीधा सीधा यही इसका आंसर है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ये देख सकते हैं आप, जो टेबल्स होती हैं NCERT की, राइट, NCERT के टेक्स्ट बुक में जो टेबल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, राइट। और टेबल से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से है। कंसिडर अ जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ गिवन बिलो इन 3 पार्ट्स A, B, C। द स्पीड ऑफ कार इन दिस पार्ट इज VA, VB एंड VC। अब ये एक वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन कहूँगा मैं CDS के एग्जाम का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो किस नहीं, आपको बस एक एनालिटिकल अपना माइंड लगाना है। अब यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है आपको, वेलोसिटी आपको पता होती है क्या होती है, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर लो एक कम टाइम में तो आपकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, राइट। तो अगर हम A को देखें तो A हमारा केवल इतना ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, लेकिन टाइम वो इतना ले रहा है। लेकिन अगर B की बात करें हम, तो B हमारा डिस्टेंस जो कवर कर पा रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप देख सकते हो, और टाइम केवल इतना ही ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, B की होगी, सीधी सीधी बात है, राइट। और यहीं से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन B। और A की देखो, उससे थोड़ी कम होगी, और C की सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो केवल यहाँ से लेकर इतना ही कवर कर पा रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें हम, तो ये कह रहा है कि इफ़ द मून इज़ बॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून वुड बी। तो इसमें देखो, ये भी आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये इस फार्मूला बेस्ड है, और ये फार्मूला कहाँ पे है हमारा, NCERT के अंदर, राइट। तो इसमें जो बोला है इसने कि अगर हम डिस्टेंस को अर्थ और मून के जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दे तो हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों ये जो D है यहाँ पे आपको D/2 कर देना था, राइट। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके D/2 कर देना था, और इसका फिर ये स्क्वायर हो जाता। तो ये कुछ ऐसा हो जाता कि F = GM अपॉन D/4, D²/4 हो जाता है, राइट। अब ये 4 ऊपर चला जाता हमारा, तो ये क्या हो जाता, F = 4 टाइम्स GM m2 अपॉन
डी का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया, राइट। और यही हमारा आंसर है कि इंक्रीज ऑफ 4 टाइम टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी उसके 4 गुना ये हमारा हो गया। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये भी एनसीईआरटी के इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, लेसर देन स्पीड ऑफ साउंड, इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो ये लाइट वाला कंसेप्ट तो हटा ही दो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लाइट वो साउंड का चैप्टर पढ़ा है तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सोनिक बूम में, अगर हम साउंड की बात करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो सकते थे इसमें तो ऑप्शन ए और डी के बीच में हो सकते थे कि ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल टू होता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक्सीड्स the speed of sound. Sonic boom, when the speed of any object exceed the speed of sound, it is said to be traveling at sonic speed, right? तो exceed करके यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता, ए हो जाता। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल ऑफ द एलिमेंट गोल्ड, टिन एंड लेड रिस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको एनसीईआरटी की देखने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़े बहुत पढ़ के गए थे, वरना अगर आप एनसीईआरटी में देखना चाहो तो ये देख सकते हो आप। गोल्ड का होता है हमारा AU, राइट। लेड का होता है हमारा PB, और जो हमारा टिन होता है उसका होता है SN, राइट। तो इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। अब ये कई लोग कहेंगे कि जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गए थे कि यार ये कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, बट आपको अगर पता हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर है, क्लास 9th या फिर 10th का है। उसमें ये पूरा का पूरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। अब ये लगा लो आप, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो सीधा लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करनी है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अगर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए या फिर सीएपीएफ के लिए, तो आप एनसीईआरटी के नोट्स ना बनाओ। कुछ चीज़ें आप जॉट कर सकते हो जो कि रटने वाली चीज़ होती हैं, वरना आप जो एनसीईआरटी है उसे कम से कम 3 से 4 बार आप रीड करो अगर आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए। बिकॉज आप कहाँ तक नोट्स बना लोगे। अब देखो इन्होंने छोटी सी लाइन से क्वेश्चन बना लिया, राइट। तो इसलिए आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है, नोट्स मत बनाओ। कुछ चीज़ें आप केवल नोट डाउन कर लो जो आपको रटने वाली होती हैं, राइट। जैसे आपने किसी ऑर्गेनिज्म के नाम नोट डाउन कर लिए, आपने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के वो डिस्टेंस और इमेज वाले वो टेबल याद कर ली, उसके लिए नोट डाउन करें। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर सेपरेट करने के लिए इन्होंने पूछा है कि कौन सा मेथड है। अब ये जो टेबल है हमारी मिक्सचर एंड कंपाउंड की क्लास 9th या फिर 10th की एनसीईआरटी है ये, तो उसमें ये पूरा का पूरा दिया है कि यहाँ पे 4 पॉइंट देख लो कि द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। और ये किसके लिए बताया इसने, कंपाउंड के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करें हम ये इस वाले क्वेश्चन की, तो ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल स्लेग लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन द वॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। तो इसमें ये पूछा है कि स्लेग लाइम के कौन सा रिएक्शन हमारे करेक्टली रिप्रेजेंट करनी है। तो दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी क्यों था, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। यहाँ पे लिक्विड दे रखा है, यहाँ पे एक्वस दे रखा है, यहाँ पे गैस दे रखा है। तो अगर आपने इन्हें ढंग से नहीं पढ़ा इन दोनों ऑप्शन को, आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होकर किसी को ही मार्क कर देते। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, जो कि हमारे एनसीईआरटी के इस टेबल में दिया हुआ है, राइट। देख सकते हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा गैस होता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता ही नहीं है, राइट। तो उसके बाद हमारा ये CaCO3 बनता है और H2O बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इसके लिए आपको बस बेसिकली बैलेंस करना था इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना था कि यहाँ पे जितने यहाँ पे Fe के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे Fe के मॉलिक्यूल्स बराबर हों, H2 के मॉलिक्यूल्स जितने यहाँ पे उतने ही मॉलिक्यूल्स H2 के यहाँ पे हों, और O के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितने हो यहाँ पे उतने ही यहाँ पे भी हों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑप्शन सी है, राइट, ऑप्शन सी हमारा क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे 3 Fe के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी देखो 3 हमारे Fe के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के हमारे 4 हैं, राइट, ऑक्सीजन के 4 है। तो यहाँ पे 4 H2O को देखें तो 4 ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के मिल रहे हैं हमारे 4 और यहाँ पे 4 तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। जो अगला क्वेश्चन है, द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्लास 11th की एनसीईआरटी से है, तो इसे आप स्किप कर सकते थे या फिर आप छोड़ सकते थे, क्योंकि ये जो 11th क्लास की क्वेश्चन है और ये नॉर्मली हम नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। बट
जो अगर आप CAPF वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो 11th क्लास की और 12th क्लास की NCERT है उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि CAPF के अंदर हमें जो GS सेक्शन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। बट आप CDS की अगर तैयारी कर रहे हो, CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हो कि छोड़ सकते हो, क्योंकि आप इंग्लिश और मैथ्स के अंदर कंपलसेट कर लोगे नंबर, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा 11th क्लास की NCERT से ही था, लेकिन ये और कहीं बाहर से नहीं था। ये देख सकते हो आप, जो हमारी 11th क्लास की NCERT इसमें बताया है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑन ब्रांच, यानी कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स था ये, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन था, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड व्हाट, तो ये वाला भी हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था NCERT के थ्रू। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, राइट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो ये बोल रहा है कि बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली DNA विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड। तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप अगर NCERT पढ़ो तो NCERT के अंदर जो सेल वाला चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, राइट। तो न्यूक्लियोइड जो है ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल 5 पार्ट्स ऑर्गेनेली आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 5, तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन कौन से हैं। तो अगर ये प्लांट सेल है तो आपको ही पता होगा, 1 से अगर हम स्टार्ट करें लेवल करना, तो 1 क्या होगा हमारा? सेल वॉल होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल होता है, राइट। उसके बाद जो हमारा 2 होगा वो क्या होगा हमारा? वो सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना, क्योंकि सेल वॉल से अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है। और जो थर्ड है वो हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो फोर्थ है हमारा वो होगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये फिफ्थ है हमारा, ये वैक्यूल होगा, जो कि एक स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है और लार्ज होता है साइज़ में। तो इस लॉजिक से चले हमारा, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 सेल वॉल, 2 सेल मेम्ब्रेन, 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 4 न्यूक्लियस एंड 5 वैक्यूल। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कौन से मीडियम में होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड, अगर ये आप टेबल देखें तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर, उसके बाद होती है लिक्विड के अंदर, उसके बाद होती है गैस के अंदर। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे स्टील में इसमें बता रखा है वेलोसिटी यहाँ पे, तो स्टील की सबसे ज़्यादा। और आप यहाँ पे जो कंफ्यूज हो सकते थे वो ग्लास और स्टील के अंदर ही हो सकते थे, लेकिन ग्लास अगर आप ये NCERT पढ़ के आते हैं तो ग्लास के अंदर ये कम होती है और स्टील के अंदर ज़्यादा होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो C और D है वो तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि एक लिक्विड और एक गैस है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होगी साउंड की वो स्टेनलेस स्टील के अंदर होगी, और ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ही पता होगा जो हमारा पेंडुलम है वो रेस्ट पे कब रहता है। आपको ही पता होगा ये जो आर पोजीशन है, ये आर पोजीशन ऐसी है, यहाँ पे हमारा रेस्ट पे हमारा रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, तो इसमें जो हमारा हाइट है वो हमारी हाइट 0 एक तरह से, ठीक है, और टी पे हमारी हाइट मैक्सिमम है। तो इस लॉजिक से पी और टी पे हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा दे रखा मिनिमम, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक से अगर चलें हम, तो अगर जो आर है हमारा, आर पे हमारी हाइट मिनिमम है, राइट, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा वहाँ पे? मिनिमम होगा। तो द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, तो सी ऑप्शन जो है इसका, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा आर पोजीशन है वहाँ पे हमारी हाइट बिल्कुल कम है और एम और जी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, तो इस वजह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो वहाँ पे मिनिमम आएगा। जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद फोर्स F एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। तो दोस्तों इसमें आपको बस बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया है जो वेलोसिटी v है, उसमें आपको जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जो हमारे NCERT में भी दे रखा है, इसमें ये बोल रखा है। अब इसमें ऑप्शंस अगर आप पढ़ो, F इज़ मैक्सिमम व्हेन v एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। F इज़ मैक्सिमम व्हेन v एंड b आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। F इज़ मैक्सिमम व्हेन v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ोगे तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनता है परपेंडिकुलर की वजह से, तो इसमें इस वजह से यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर ऑप्शन इसका सही होगा, राइट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो 77वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे जो क्वेश्चन है ये हमारे क्लास 11th की फिजिक्स की बुक से आया है, जिस चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्सियस टेम्परेचर एंड फाइनाइट टेम्परेचर रिलेटेड बाय TF इज इक्वल टू 9/5 TC + 32। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन जो हमने पिछले वाला बताया था और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे क्योंकि ये जो हमारे हायर स्टैंडर्ड के बुक्स के क्वेश्चंस थे। जो अगला क्वेश्चन हम देखें अगर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयरर टू डेंसर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ो, लाइट वाले चैप्टर को, तो इसमें
ये डब्बा है, इसके अंदर ये हमारा पूरा का पूरा बता रखा है। थस अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अब यहाँ पे ढूंढ लो ये, अ लाइट बीम ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन, राइट। तो देख सकते हो आप कैसे डिट्टो हमारे एनसीईआरटी से ही उठा के ये क्वेश्चंस डालते हैं साइंस के रिलेटेड। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड सेल। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि ये भी हमारा 11th और 12th क्लास की बायो की बुक है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैसे तो न्यूक्लियस है, मैंने बहुत गूगल करा तब जाके मिला, बट ये वाला क्वेश्चन आप आराम से स्किप कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइट्स। तो ये वाला बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, हमें पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारा डिके करके खाते हैं दूसरा ऑर्गेनिज्म को, राइट। तो इसमें जो ये फंगी होते हैं, फंगी उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो राइजोपस है वो फंगी की कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टॉल ट्रीज, द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प टू द अपवर्ड मूवमेंट आर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला भी मैंने, ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है बायो का, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी आप स्किप कर सकते हो। दोस्तों 3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं जो हमारे हायर स्टैंडर्ड के बुक से आए हैं, तो ये भी आप स्किप कर सकते थे। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज कोहेशन टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो इस लॉजिक से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सेल वॉल होता है हमारा केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। तो टेप वर्म हमारा क्या है, वर्म हमारा क्या होता है, केचुए टाइप की जो चीज़ होती है, ये हमारा क्या है, बेसिकली एनिमल है। तो एनिमल सेल के में क्या होगा, सेल वॉल नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी आप इसमें ये देख सकते हो, प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो केवल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनी एंड देयर फंक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो सेल वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 9 और 10th के, उसमें आप ये आराम से कर सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब जो कंफ्यूज होंगे लोग वो ये होंगे कि राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है या फिर राइबोसोम्स हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन करता है। बट अगर आप ये वाला बॉक्स देखो तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर लिखा है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर मतलब लिखा है, मतलब राइबोसोम से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारा किस में, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो राइबोसोम से हमारा वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रखा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ऑप्शन हमारा वो सही हो सकता है, वो करेक्ट ऑप्शन है। जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड्स इज नॉट करेक्ट। अब ये वाली जो टेबल है, इस टेबल से हर बार सीडीएस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ऑक्सैलिक एसिड को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा किसके अंदर होता है, टोमेटो के अंदर होता है, राइट। यहाँ पे दे रखा है टैमरेट, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है और यही इसका जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। अब कंपाउंड आपको पता होता है क्या होता है, एक दो चीज़ें होती हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है वो दो चीज़ों से बना होता है और कंपाउंड जो होता है वो नेचुरली होता है, वो एक ही चीज़ से बना होता है, राइट। तो अगर इसमें हम देखें तो टी हमारा कितनी सारी चीज़ों में मिला होता है, इसमें मिल्क भी होता है, पानी भी होता है, चाय पत्ती भी होती है, चीनी भी होती है, राइट। मिल्क जो होता है इसके अंदर भी हमारा ये क्या होता है, बेसिकली वाटर होता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। एयर होता है इसके अंदर, हमारे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कितनी सारी गैसेज होती हैं। लेकिन अगर शुगर की बात करें तो ये क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर ये एक ही चीज़ से बना हुआ है और जो ये बाकी सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग मिक्सचर से बनी हुई हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट इन नेचर, ठीक है। तो हमारे ऐसे कितने एलिमेंट है जो नेचुरली अकरिंग करते हैं। अभी कई लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि ये कहाँ से पूछ ले, बट ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5 क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें अगर आप ये लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर शोन टू अस, ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 94 होगा। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप नोट्स मत बनाओ साइंस के, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बस कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो जो रटने वाली चीज़ें हैं, बाकी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम के अंदर वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू आ रहे हैं, एटलीस्ट साइंस के लिए तो हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट।
अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसमें करेक्ट पूछा है, तो पहला का कह रहा है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि डायमंड एंड ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो ही नहीं सकती और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो डायमंड है वो हमारा हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, जो ग्रेफाइट है वो हमारा सॉफ्ट होता है, थोड़ा स्लिपी होता है, और जो ग्रेफाइट है दूसरी तरफ हमारा वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट जो डायमंड है वो हमारा एक इंसुलेटर होता है। जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है, डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ओके, जो सी कह रहा है वो हमारा कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। जो ऑप्शन बी है हमारा वो सही है, क्यों? क्योंकि जो डायमंड होता है वो हमारा हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है। और बाकी जो इसका सोर्स है वो आप एनसीईआरटी में देख ही सकते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीएपीएफ के एग्जाम में भी पूछा गया, डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया, डिट्टो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो उठाल के इन्होंने सीटीएस के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, कि इसमें अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी की डिट्टो स्टेटमेंट है ये, ठीक है। आप जो रेड से हाईलाइट कर रखा है वो देखो, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब देखो लास्ट की बिल्कुल 2 लाइन है, उसके बाद चैप्टर भी खत्म है, वहाँ से उठा के इन्होंने पूछा है, इसलिए मैंने कहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो आप, डोंट मेक नोट्स, राइट। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हमने देखा ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस थे हमारे, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे हमारे कहाँ से आए हैं, सारे के सारे हमारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के थ्रू ही आए हैं, राइट। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपने ये जो एनसीईआरटीज़ हैं इनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आए हैं ये आप अडोब रीडर में उस पीडीएफ को खोलो, और अडोब रीडर में एक सर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है। सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें आप ये कीवर्ड सर्च करो, ठीक है। आप जब कीवर्ड सर्च करोगे ना तो आपको वो पैराग्राफ मिल जाएगा जो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस भी ढूंढे हैं वो वैसे ही ढूंढे हैं, आपको मैं बता दूं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, रॉकेट साइंस है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने अगर सर्च करना हो, मेरे को ये ढूंढना है कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, पूछ लिया है एनसीआर वो यूपीएससी ने, तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया बस एनसीईआरटी का वो खोल के, 9th क्लास और 10th क्लास की वो खोल के, और अडोब के अंदर पीडीएफ खोल के, कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट मैंने सर्च किया, ठीक है। उसके बाद मेरे को अपने आप मिल गए, जहाँ जहाँ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट लिखा होगा पीडीएफ के अंदर वो आपको हाईलाइट करके दे देगा, उसमें करते करते स्क्रॉल करते करते मेरे को मिल गया ये। तो ऐसे ही कर करके मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढे एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके आप अपने मेथड से ये पूरा का पूरा पेपर अपना देख सकते हैं, और जो है अपना एनालाइज कर सकते हैं, और उसके इस बाद आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें थ्रू एनसीईआरटी ओनली, राइट। डोंट गो फॉर नोट्स, डोंट गो फॉर एनी कोचिंग, आई वुड से एनसीईआरटी ही बेस्ट है। आपको मैं बता दूं कि ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं, जो हिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा वाटर लू होता है, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारी जो थीम्स के जो एनसीईआरटी है 1 2 3 जो नई वाली है उसके अंदर पूछे गए हैं। अगर आप चाहो तो हम वहाँ से भी वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे इस वाले पेपर के एनालिसिस के लिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, और अपना जो स्कोर बन रहा है साइंस का वो आप एक बार प्लीज़ ड्रॉप कर देना कमेंट के अंदर। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और